अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं रबाब असद और आज हम बात करेंगे बलूचिस्तान में होने वाले दहशतगर्दी के वाक़यात की और उसके बाद की जो सूरत हाल है सिक्योरिटी के हवाले से उस पर बात करेंगे। हफ्ते की सुबह 6 बजे से अगर देखा जाए तो 12 मकामात को निशाना बनाया गया दहशतगर्दों की जानिब से। फितना उल हिंदुस्तान की जानिब से 12 मकामात पर दहशतगर्दी के हमले किए गए, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने उन तमाम दहशतगर्दाना हमलों को नाकाम बना दिया। इस सारी कार्रवाई के दौरान अगर बात करें कि एफसी पुलिस और लिवीज के एहलकारों की तो 17 कीमती जानें जो है वो जवानों की जा चुकी हैं। 17 जानें इस वक्त जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के इदारे हैं वो दे चुके हैं मुल्क कौम की खिदमत के लिए। इसके अलावा अगर ओवरऑल बात करें कि जो सिविलियंस की अगर हम बात कर लें तो 33 के करीब सिविलियंस हैं जो जाम शहादत पा चुके हैं। इस ऑपरेशन के दौरान जो है ये जो ऑपरेशन किए जा रहे हैं, IBOs किए जा रहे हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस जो किए जा रहे हैं, उसमें इस बात को मलूज़े खातिर रखा जा रहा है कि सिविलियंस जो है वो उनको महफूज बनाया जाए और उनकी जानों का ज़िया ना हो। 33 के करीब सिविलियन जो है वो अब से हफ्ते से लेकर अब तक जो है वो अपनी जानों से हाथ धो बैठे, शहादतें हो गई हैं उनकी। लेकिन अगर हम बात करें दहशतगर्दों की, फितना उल हिंदुस्तान की अगर हम बात करें तो 3 रोज़ के अंदर 177 के करीब जो है वो हलाकतें हुई हैं तो सिक्योरिटी फोर्सेस के जो ऑपरेशन है उनके दौरान। और जो ताकुब में ऑपरेशन किए जाते हैं वो भी जारी हैं और वो भी किए जा रहे हैं सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से। इसके अलावा जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है वो भी किए जा रहे हैं और जो सहूलतकार हैं, जो फैसिलिटेटर्स हैं, उनको भी निशाना बनाया जा रहा है। तो अब तक की जो तादाद है 3 रोज़ के अंदर जो है वो 177 दहशतगर्द जो है फितना उल हिंदुस्तान के वो हलाक कर दिए गए हैं। इन्हीं सब मौज़ूआत पर बात करेंगे। तमाम जो बैनुल अक़वामी दुनिया है, अगर हम बात कर लें अमेरिका की, बरतानिया की और UAE की बात कर लें, तुर्की की बात कर लें, तो सब ने पाकिस्तान के साथ इज़हार यकजहती किया है, दहशतगर्दी की जो है वो मजम्मत की है। इसके अलावा ख्वाजा आसिफ ने भी आज कौमी असम्बली में अपना बयान दिया, उस पर भी बात करेंगे। जबकि राना सनाउल्लाह साहब ने भी अपना बयान दिया है और उन्होंने भी ये कहा है कि जो दहशतगर्द हैं उनको दहशतगर्द कहा जाए और उन्होंने कहा कि जिस तरह मार्का हक में हमने सामना किया इस तरह हम इसको भी अंजाम तक पहुँचाएंगे। मज़ीद भी बात करेंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी हैं मुजीब अहमद साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करते हैं। मुजीब साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगी कि मुजीब साहब, इतना बड़ा रकबा है बलूचिस्तान का, पाकिस्तान के जो अगर जोग्राफियाई लिहाज से देखें तो 40% जो है वो बलूचिस्तान है। इतने बड़े रकबे को किस तरह से पेट्रोलिंग की जा सकती है, कितना डिप्लॉयमेंट, वैसे भी वहाँ पर डिप्लॉयमेंट है, उसके बावजूद कितनी डिप्लॉयमेंट चाहिए होगी, किस तरह से पूरे खित्ते को सिक्योर रखा जा सकता है, कितनी नफरी दरकार है? बलूचिस्तान एक वसी और अरीज खित्ता है और इसको मुकम्मल तौर पर महफूज बनाना या पूरी सिक्योरिटी डिप्लॉय करना तकरीबन नामुमकिनात में से है। जितना बड़ा ये इलाका है उतनी आबादी नहीं है इसकी। आबादी इसकी बमुश्किल 1.5 करोड़ से कुछ ज्यादा है और वो भी स्कैटर्ड आबादी है। इसलिए जगह जगह पेट्रोलिंग तो हो रही है, हाईवेज पे हो रही है, शहरों के इर्द गिर्द हो रही है, चेक पॉइंट्स बने हुए हैं। लेकिन जिस तरह का ये अटैक था कोऑर्डिनेटेड, इसकी मंसूबाबंदी किसी बैठक में, किसी घर में, किसी ड्राइंग रूम में या पहाड़ों पे हरगिज नहीं हुई। ये कोई इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया और इसके लिए बाकायदा भारत और अफगानिस्तान इसमें आलाकार बने। भारत ने इसकी पूरी प्लानिंग की और अफगानिस्तान ने सहूलतकारी की, जिसके बाद ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया। इसमें 2-4 भी नहीं, 200 से ज्यादा दहशतगर्दों ने बैक वक्त हिस्सा लिया। कोयटा से लेके ग्वादर तक कोई बलोच इलाका ऐसा नहीं रहा जहां पे इन्होंने अटैक ना किया, लेकिन उन्हें हर जगह फोर्सेस की जानिब से मज़ामत का सामना करना पड़ा, चाहे वो पुलिस हो या FC हो, हर जगह इनका डटकर मुकाबला किया गया। और जो इनके अहदाफ थे, जिनमें सरकारी तंसीबात थी, अहम मकामात थे, अहम शख्सियात थे, उनको टारगेट करने का, उसमें जब इनको नाकामी हुई और मायूसी के आलम में इन्होंने सिविलियंस को टारगेट करना शुरू किया। कोयटा में खुद कुछ किया गया, नौजपी में किया गया, ग्वादर में किया गया, पत्नी में किया गया। और अगर आप देखें तो मेजॉरिटी जो शहादतें हैं वो सिविलियंस की हैं और मरने वाले ज्यादातर बलोच ही हैं, इनके अपने ही हैं। इन्होंने सिर्फ भारत के ईमा पर ये कार्रवाइयां की और इससे जो मकासद वो हासिल करना चाहते थे वो नहीं हो सके। अब तक जो हमारे पास जो इतलात है ऑफिशियली, वो तो 177
दहशतगर्दों के मारे जाने की हैं, लेकिन अभी भी जो ऑपरेशन है, सैनिटाइजिंग ऑपरेशन है, कॉम्बिंग ऑपरेशन है, नोशकी, वाशक और अवरान और फारान में चल रहा है। और अब तक जो मजीद हलाकतें हुई हैं वो 200 से ज्यादा दहशतगर्द मारे जा चुके हैं। रियासत ने एक फैसला कर लिया है कि आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ये कार्रवाइयां जारी रहेंगी और ये काइनेटिक ऑपरेशन हैं, इनके जरिए जितना दहशतगर्द उनकी पनाहगाहें हैं उनको भी टारगेट किया जा रहा है, उनके सहूलतकारों को भी गिरफ्तार किया जा रहा है, खसूसन उन लोगों को जो लोग इनको पनाहगाहें फराम करते हैं। खसूसन हमने देखा कि कोयटा में ज्यादातर जो गिरफ्तारियां हो रही हैं वो ऐसे इलाकों में हो रही हैं जहां पे इन दहशतगर्दों को पनाहगाहें दी जाती थी और यहाँ से वो निकल के उन्होंने हमले किए। जबकि दीगर इलाकों में जिनमें नौशकी है वहां पे इस वक्त ऑपरेशन चल रहा है। इस वक्त रात के वक्त भी SSG कमांडोज और ड्रोन इनके ऊपर अटैक कर रहे हैं और तवक्को की जा रही है कि सुबह तक वो इलाका भी क्लियर हो जाएगा और इसमें काफी तादाद में इनकी हलाकतें होंगी, भारी तादाद में इनका असला गोला बारूद भी मिलता जा रहा है। तो सूरत-ए-हाल में काफी बेहतरी आती जा रही है, लेकिन ये कहा जाए कि हम पेट्रोलिंग करके या पोस्टें बना के ये सिक्योरिटी तकरीबन नामुमकिन है। इतने बड़े इलाके पे अगर हम पूरी फौज भी बिठा दें तो शायद उसको कवर करना मुश्किल होगा। इसमें अवाम की पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। अगर वो सपोर्ट दे रहे हो, निशानदेही कर रहे हो जैसे कि वो कर भी रहे हैं उन इलाकों से, तो फिर इस मामले को अच्छी तरह से निपटा जा सकता है। अवाम की इन्वॉल्वमेंट के बगैर किसी भी जगह किसी भी फोर्स के लिए ये काम करना काफी मुश्किल होगा। बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि अगर बलूचिस्तान के हवाले से बात कर ली जाए तो वज़ीर आला बलूचिस्तान को ले लें, यानी बलूचिस्तान हुकूमत को ले लें, फोर्सेस को ले लें और आवाम को ले लें, सब एक पेज पर दिखाई देते हैं। तो ये एक बहुत ही साजगार माहौल नहीं है? आप क्या कहेंगे कि तमाम के तमाम जो लोग हैं, चाहे वो आवाम हो या वो हुकूमत हो या वो फोर्सेस हो, वो सब एक पेज पर हैं और एक मकसद के लिए? देखिए, बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे जो दुश्मन है, चाहे वो भारत की शक्ल में, अफगानिस्तान की शक्ल में, इसराइल की शक्ल में, वो तो लोगों को खरीद रहे हैं, अपनी प्लानिंग कर रहे हैं, लोगों को तोड़ रहे हैं, अपने साथ मिला रहे हैं दहशतगर्दी के लिए। वो जो दहशतगर्द हैं वो कोई पूरे बलोच या पूरे बलोचिस्तान के लोग दहशतगर्द हरगिज नहीं है, मुट्ठी भर लोग हैं जो ये कार्रवाइयां कर रहे हैं। लेकिन जो उनके हमदर्द हैं, वो जो उनकी सहूलतकारी कर रहे हैं, वो मामला थोड़ा सा तशवीशनाक है, उसको देखने की जरूरत है। उसके लिए पॉलिटिकल मेजर्स की जरूरत है। हुकूमत बलूचिस्तान को गवर्नेंस बेहतर करनी होगी। इन इलाकों में जहाँ पे लोग पसमानदगी के शिकार हैं, जिनके पास पानी, बिजली, गैस, सेहत, तालीम, रोजगार की सहूलतें नहीं है, उनके ग्रीवियंस दूर करने होंगे ताकि निचली सतह पर ग्रास रूट लेवल पे सूरत-ए-हाल को बेहतर किया जा सके। इन दहशतगर्दों से तो ख्वाजा आसिफ साहब भी फरमा रहे थे, मुजीब अहमद साहब, आपने कहा कि जो उनको फैसिलिटेट करने की ज़रूरत है, जो आवाम है, आवाम की अगर हम बात करें तो आज वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ बयान फरमा रहे थे कि इतनी यूनिवर्सिटीज़ कायम कर दी गई हैं, इतने कॉलेजेस हैं, इतने जो हैं वो मेडिकल सेंटर्स हैं, तो वहाँ पर कुछ यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस की तादाद तो अच्छी खासी बताई जाती है, जितनी पंजाब में भी ना हो, इतनी फैसिलिटी वहाँ पर प्रोवाइड की गई है, मगर क्या वो करप्शन की नज़र हो जाती है, फ़ाल नहीं होती हैं? क्या वजूहात है? प्रभा, मसला ऐसा है कि जो कुछ कहा जाता है, जो दावे किए जाते हैं और जो सब कुछ कहा जाता है, ग्राउंड पे वैसा कुछ भी नहीं है। अगर आप बलूचिस्तान के अंदरून में चले जाएं तो आपको नजर आएगी हालत कि वहाँ पे ना पानी है, ना वहाँ बिजली है, ना वहाँ गैस है, ना तालीम की सहूलतें हैं, ना सेहत की सहूलतें हैं। आपने कुछ इलाकों में यूनिवर्सिटियां बना दी, कुछ इलाकों में कॉलेजेस बना दिए, उनकी इमारतें मौजूद हैं, वहाँ टीचर्स नहीं है, टीचर्स हैं तो पढ़ाने के काबिल नहीं है, कोई पोस्टिंग लेके चला जाता है। सेहत के मराकज हैं तो वहाँ डॉक्टर नहीं है। ये सारा मामला ऐसा है कि हमारे पास पैसे की कमी नहीं है। बलूचिस्तान के पास 1000 अरब के फंड्स होते हैं तरक्याती उसके लिए, लेकिन गवर्नेंस नहीं है। कागजों में तो हमने बलूचिस्तान को शायद दुबई के मुकाबले ला खड़ा किया होगा, लेकिन जब आप ग्राउंड पे जाके देखेंगे तो लोग बहुत मफलूकुल हाल हैं। रोजगार की सहूलत उनके पास नहीं है। यहाँ पे बलूचिस्तान में इंडस्ट्री कोई है नहीं, सरकारी मुलाजमतें लोगों को मिलती नहीं है। बॉर्डर के एरियाज में जो लोग रह रहे हैं उनका तमाम दारोमदार ईरान और अफगानिस्तान के ऊपर है कि वहां से वो कुछ लाएंगे और फिर यहाँ बेचेंगे तो अपना काम चलाएंगे। तो इस जानिब तवज्जो देने की जरूरत है। ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो एक दुनिया को सब्ज बाग दिखा सकते हैं, पाकिस्तान को दिखा सकते हैं, लेकिन बलूचिस्तान में जो लोग रह रहे हैं वो तो देखते हैं ना ग्राउंड पे कि ग्राउंड पे फैसिलिटीज
नहीं है। हमारी फोर्सेस जान की बाजी लगा रही हैं, अपनी कुर्बानियां दे रही हैं, दहशतगर्दों से लड़ रही हैं। उनका काम अपनी जगह पर, लेकिन जो गवर्नेंस है, जो पॉलिटिकल हैंडलिंग है, वो तो हुकूमतों ने करनी है ना। अगर वो अपना काम बेहतर नहीं कर सकेंगे, हमने देखा था 2006 के बाद हालात खराब हुए, 2010, 11, 12 तक हालात खराब रहे, फिर उसमें बेहतरी आई, क्योंकि फोर्सेस ने काइनेटिक ऑपरेशंस के जरिए राह हमवार की और पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स ने लोगों के ग्रीवियंस दूर करने शुरू किए। कुछ अरसा ये रहा, लेकिन जब ये तवातुर के साथ ये काम ना हो सका, पॉलिटिकल जो काम था वो ना हो सका, लोगों को एंगेज नहीं किया गया, तो आज 12 साल बाद वो दोबारा एक इंसर्जेंसी सर उठाने लगी। तो कसूरवार इसमें कहीं ना कहीं हमारे अपने लोग हैं जो तवज्जो ही नहीं देते इस जानिब के। करप्शन की जानिब आपका इशारा है। अच्छा मुजीब साहब, ये भी बताएगा कि हिंदुस्तान से ताने बाने मिलते हैं, जो भी दहशतगर्दी होती है उसके पीछे जो है वो हिंदुस्तान ही नजर आता है। कुलभूषण का मामला सबको पता है, पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। तो क्या कहेंगे आप इस पर कि ख्वाजा आसिफ ने भी कहा कि हिंदुस्तान जो है वो कलअदम तंजीमों के फ्रेंचाइजेज इस्तेमाल ना करे, तो हिंदुस्तान तो बाज आने वाला नहीं है। कैसे उसको डील किया जाए, हिंदुस्तान को कैसे रोका जाए? क्योंकि जो अगर फ्रंट पर आप देखें, जंगी मैदान में देखें, तो वहां तो वो मुंह की खा चुका है और अब इस तरह के हथकंडों पर उतर आया है। देखिए, बिल्कुल उसको अजीमत का सामना करना पड़ा। पाक फौज ने, पाक फिजाइया ने उसकी बिल्कुल धूल चटा दी, उनको उनके जहाज जिस तरह उड़ाए गए उनको बिल्कुल क्रैश कर दिया गया। उस हजीमत का बदला लेने के लिए वो फिर यहाँ पे इंसर्जेंसी को हवा दे रहा है। इसके लिए वो आज से नहीं है, ये सालों से चल रहा है। बलूचिस्तान में आप देखें तो ये 1948 से ये सिलसिला चल रहा है। कहीं ना कहीं इसमें बैरूनी जो है तीली लगाई जाती है। अब तो हद से ज्यादा बात बढ़ गई है। अफगानिस्तान में बाकायदा तरबियती कैंप कलअदम BLA के चल रहे हैं और फितना अल हिंदुस्तान इसीलिए कहा जाता है कि उसकी ट्रेनिंग का इंतजाम, उसकी लॉजिस्टिक का इंतजाम, उसकी फंडिंग तमाम भारत और राह की जानिब से की जा रही है और अफगानिस्तान उसका फैसिलिटेटर बना हुआ है। इसमें तो कोई शक व शुबा ही नहीं कि वो लोग यहाँ पे मुदाखलत कर रहे हैं। वो किसी सूरत भी बलूचिस्तान में तरक्की, खुशहाली नहीं दे सकते। हम जैसे ही हमारी इकोनॉमी बूस्ट करने लगती है, हम सीपेक को लेके आगे बढ़ते हैं, हम माइन मिनरल्स को लेके आगे बढ़ते हैं, सेंदक रेगोडेक को लेके हमें नजर आ रहा होता है कि बलूचिस्तान खुशहाल होगा तो पाकिस्तान भी बहुत खुशहाल होगा। तो ये चीज उनको बर्दाश्त नहीं है और वो किसी न किसी जरिए से इसमें मुदाखलत करते रहते हैं। कभी वो फितना अल खवारिज को हवा देते हैं तो वो पश्तून इलाकों को टारगेट करने लगते हैं, कभी फितना अल हिंदुस्तान को हवा देते हैं तो बलोच इलाकों को टारगेट करते हैं। और बुनियादी मकसद यही है कि बलूचिस्तान में जो लोग सरमायाकारी के लिए आ रहे हैं उनका रास्ता रोका जाए, तरक्की और खुशहाली का रास्ता रोका जाए। लेकिन हमारे अपने लोग भी कहीं ना कहीं कसूरवार हैं। अगर हम सारा इल्जाम दे दें कि वो तो अपनी जगह साजिशें कर रहे हैं, हमें भी तो उसका तोड़ करना होगा ना। सिर्फ ये कहना कि भारत साजिश कर रहा है और हम कुछ नहीं करेंगे, तो हमें अपने लोगों के ग्रीवियंस दूर करने होंगे ना, कि वो इन साजिशों का असर न ले। चले मुट्ठी भर लोग दहशतगर्द बने हुए हैं, उनसे तो फोर्सेस निमट ही लेंगी, उनका कला कमा भी हो जाएगा, लेकिन जो एहसास महरूमी अवाम में है उसे दूर करना तो हमारे अपने लोगों का काम है, हमारी अपनी हुकूमत का काम है ना। अच्छा, जब मुजीब वो साहब दूर होगा तो भारत से नफरत भी बढ़ेगी। जी बिल्कुल। अच्छा ये बताइएगा कि ये आप ज़ाहिर है आप भी देख रहे हैं कि बैनुल अक़वामी सतह पर जो है वो इस बार जो ये बलूचिस्तान में जो हमले हुए और उसके बाद ऑपरेशन हो रहे हैं, जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है और ताक़ुब करके भी ऑपरेशंस किए जा रहे हैं, बैनुल अक़वामी सतह पर आप कैसा आप देख रहे हैं कि तमाम जो ममालिक हैं, UK की बात कर लें, बरतानिया की बात अमेरिका की बात कर लें, हम कतर की बात कर लें, सब जो है वो पाकिस्तान से इज़हार यकजहती कर रहे हैं और दहशतगर्दी की मजम्मत कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आलमी बिरादरी कर तो रही है, मगर आलमी बिरादरी का म्यार भी तो दोहरा है। बलूचिस्तान में जो लोग दहशतगर्दी करा रहे हैं, जो लोग इसकी पुष्टपनाही कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इन बड़े ममालिक में ही पनागुज़ीन है ना। वो चाहे BLA की हो, BRA की हो, BLF की हो, या उनकी फंडिंग वहां से हो रही हो, तो वहां जो इनके सहूलतकार बैठे हैं, जो इनकी लीडरशिप बैठी है, वो अफगानिस्तान से लेके स्विट्जरलैंड, लंदन, हर जगह है। चाहे वो अरब ममालिक हो, वहां पे भी मौजूद है। तो ये दोगली पॉलिसी क्या है? ये तो नहीं होना चाहिए ना। सिर्फ मजम्मत कर देने से तो कुछ नहीं होगा। लोगों का मसला ये है कि आप बलूचिस्तान को फलता फूलता पाकिस्तान को
फलता फूलता खुशहाल देख ही नहीं सकते। इस वक्त जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है, एक तरफ ईरान पे प्रेशर बढ़ता जा रहा है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान की सिचुएशन खराब है, हम बीच में सैंडविच होते जा रहे हैं और तमाम आलमी ताकतों की कोशिश यही है कि बलूचिस्तान को दबाया जाए और इसके जरिए पाकिस्तान को दबाया जाए। सिर्फ मजम्मतें कर देने से कुछ नहीं होगा। उन लोगों को जो दहशतगर्दी यहाँ पे करा रहे हैं, उसके लिए फंडिंग कर रहे हैं, उनको पाकिस्तान के हवाले भी करें ना, तब बात बनेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मुजीब अहमद साहब सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे और उनसे बात की हमने और गुफ्तगू के सिलसिले को मज़ीद भी आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में वक्त हो गया है एक ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और बात हो रही है बलूचिस्तान की सूरत हाल के हवाले से। राना सनाउल्लाह का कहना है कि वज़ीर आज़म के मामून ख़ुसूसी मुशीर हैं राना सनाउल्लाह, उनका कहना है कि किसी अभाम के बगैर एक्शन होना चाहिए। जैसे मार्का हक में दुश्मन को ज़िल्लत का सामना करना पड़ा, वैसे ही इस महाज पर भी इसी अंजाम से दो चार किया जाएगा। हमारे साथ इस वक्त ब्रिगेडियर रिटायर्ड करार हुसैन साहब मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे इसी मौजू पर। करार साहब, राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि किसी अभाम के बगैर एक्शन होना चाहिए, तो क्या आप समझते हैं कि अब हुकूमत और सिक्योरिटी इदारों ने ये मुसम्मम इरादा कर लिया है कि मुल्क को दहशतगर्दों से पाक करना है? जी देखें, राना सनाउल्लाह क्या पूरी कौम इस वक्त एक जुबान के साथ कह रही है कि जो बलूचिस्तान में हुआ है, ये लोग हिंदुस्तान के हाथ में खेल के मुल्क और कौम को नुकसान पहुंचा रहे हैं, अपने लोगों को भी मार रहे हैं और तब दरिंदगी की इंतहा होती है। तो राना सनाउल्लाह क्या भी तो पाकिस्तान का बच्चा ये कह रहा है कि इनके लिए अभी कोई दिल में नरम गोशा नहीं रखना चाहिए। और जिस दरिंदगी के साथ इन्होंने सिविलियंस के साथ जुल्म किया है, गवर्नमेंट की इमलाक को नुकसान पहुंचाया है, गवर्नमेंट के जो हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के अफराद हैं उनको शहीद किया है, तो इनको आईनी हाथ से निमटना बहुत जरूरी है। ये लोग अभी किसी भी किस्म की मेरे ख्याल में कोई माफी के हकदार नहीं है। ठीक, अच्छा, इसमें आप अगर देखें कि सरफराज बुगटी साहब का ये कहना है कि बलूचिस्तान का मसला सियासी नहीं, इसका सिर्फ अस्करी हल है, तो क्या समझते हैं आप? नहीं, अस्करी हाल बिल्कुल है, क्योंकि देखिए सियासी लोग होते हैं, बातचीत करते हैं। सियासी लोग इस तरह हर चीज अपने हाथ में नहीं लेते, लोगों को बेगुनाहों को नहीं मारते, सरकारी इमलाक को जलाते नहीं है। इन लोगों ने तो जो है ना इस तरह दुश्मन भी नहीं करता। जंगों में भी देखा है कि जब दुश्मन के इलाकों पे कब्जा कर लेता है तो उनको भी पता होता है कि आखिर में अक़वामे मुत्तहिदा ने आना है और हमें अक़वामे मुत्तहिदा के असूलों के मुताबिक जंगी कैदियों के साथ भी नरमी का सलूक रखना है, बर्ताव रखना है। ये लोग तो जो इनके हाथ लग जाता है, चाहे सिविलियन है, देखे गवादर में सिविलियन मजदूर इन्होंने बलोच और गोचों को मार दिया। तो आप देखें, इनसे मतलब दरिंदगी की इंतहा, अपने लोगों को मार रहे हैं। ये कोई समझ नहीं आ रही। इनके तो आंखों में जो है ना लगता है बिल्कुल गंढिया आ गया है, इनकी आंखों में खून उतरा हुआ है, इनको अपने बुरे की तमीज नहीं है। हालांकि पूरा पाकिस्तान इनका अपना मुल्क है, ये सरजमीन इनकी अपनी है, पूरा पाकिस्तान इनसे प्यार करता है, लेकिन ये एक दुश्मन मुल्क के इशारों पे नाच रहे हैं, दुश्मन मुल्क से पैसा ले रहे हैं और अपने मुल्क के लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अच्छा, आज ख्वाजा आसिफ का भी एक बयान आया, वो कहते हैं कि जब दहशतगर्द मारे जाते हैं तो फिर पता लगता है कि ये नाम जो है वो मिसिंग पर्सन्स में थे, तो इस पर क्या कहेंगे आप? ये बिल्कुल हकीकत है। ये लोग जो ना दुनिया को धोखा देते हैं और खुद गायब हो जाते हैं, पहाड़ों में चले जाते हैं, वहां जाके ये मुसल्लह जद्दोजहद की या मुसल्लह जो ना खाना जंगी की ट्रेनिंग लेते हैं और यहाँ पे इनके दूसरे साथी प्रोपोगंडा कर रहे होते हैं कि ये लोग मिसिंग है, खुदा ना खासा किसी जो ना सरकारी इदारे ने या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी ने इनको उठा लिया। ये खुद जान के, घर वालों को भी इनका पता होता है, इनके घर वाले इनके साथ मिले हुए होते हैं और जानबूझ कर ये पहाड़ों में चले जाते हैं और वहां पे दहशतगर्दाना जो है ना तरबियत हासिल करते हैं और लोगों को जो है ना बाकी इनके साथी ये तासुर दे रहे होते हैं कि जी ये तो मिसिंग पर्सन है। तो ये डबल गेम कर रहे हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। जो ख्वाजा आसिफ साहब ने, वज़ीर दफा ने कहा है कि जिन लोगों को ये खुद कहते हैं मिसिंग पर्सन है, जब कहीं पे एक्शन होता है, जब कभी इनके खिलाफ कोई भी ऑपरेशन हुआ है, वहां से वो मिसिंग पर्सन जो ना मिलते हैं, या फिर जब ये लोग आके किसी शहर पे हमलावर होते हैं, उनमें जब जवाबी कार्रवाई होती है हमारे डिफेंस फोर्सेज की, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी की, वहां मारे जाते हैं, उनमें इनका कोई ना कोई साथी निकल आता है जो 100 कॉल्ड मिसिंग पर्सन की लिस्ट में होता है। अच्छा, अगर हम हिंदुस्तान की बात कर लें
कि वो हमारा अजली दुश्मन है और कोई ढका छुपा हुआ दुश्मन नहीं है, आया है, सबके सामने है। तो कुलभूषण यादव के बाद से हमने मजीद एक्सपोज करने के लिए, हिंदुस्तान को एक्सपोज करने के लिए, दुनिया के सामने लाने के लिए और किन किन प्लेटफॉर्म्स पर आवाज उठानी होगी, उठानी चाहिए, आप क्या कहेंगे? देखें, एक तो पाकिस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा में इसकी आवाज लाजमी उठानी चाहिए और इसके साथ साथ जो भी पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं या जो गैर जानिबदार ममालिक हैं, इसराइल को छोड़ के, इसराइल जो है ना हमारे उसके साथ ताल्लुकात हैं और ना हमें उसकी सपोर्ट के लिए जो है ना इंडिया के खिलाफ उससे बात करनी चाहिए। इसके अलावा हर मुल्क से, चाहे वो हमारा दोस्त है नहीं है, हर जगह हमारे जो फॉरेन ऑफिस के लोग हैं उनको ये बताना चाहिए कि हिंदुस्तान हमारी सरजमीन पे किस कदर जालिमाना दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में ना सिर्फ शामिल है बल्कि मुकम्मल तौर पे उनको सपोर्ट कर रहा है, माली लिहाज से भी और बाकी हर लिहाज से, फिजिकल भी। अच्छा, यही बात करना चाहूंगी कि FATF की ग्रे लिस्ट में भारत को डलवाने के लिए पाकिस्तान को अपना पूरा जोर लगाना चाहिए, पाकिस्तान को कोशिश करनी चाहिए कि FATF की ग्रे लिस्ट में भारत को भी डलवाए, क्योंकि भारत जो है वो दुनिया भर में दहशतगर्दी की जो है वो सपोर्ट करता हुआ आ रहा है और अब ये सबके सामने आया हो रही है बात। ये बहुत जरूरी है। देखें जी, BLA को एक दहशतगर्द तंजीम जो ना तमाम ममालिक इसको करार दे चुके हैं। अब हमारी एजेंसियों का काम है, हमारे सरकारी अदारों का काम है कि इनके जो भी लिंक्स हैं हिंदुस्तान के साथ वो सबूत फराहम करे उन लोगों को जो इसको फिर उस लिस्ट में डाल सकें। ठीक है, ब्रिगेडियर रिटायर्ड करार हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम के सिलसिले को मजीद भी आगे बढ़ाएंगे और बलूचिस्तान में होने वाले जो अभी रिसेंट के 3 रोज़ के अंदर के वाक़यात की अगर बात करें तो 12 मकामात पर जो है वो बलूचिस्तान में हमला हुआ है फितना उल हिंदुस्तान की जानिब से और इन सारी जो कार्रवाई है इसके पीछे हिंदुस्तान का हाथ नुमाया नज़र आता है और हिंदुस्तान जो कि अजली दुश्मन है वो अपनी दुश्मनी से बाज नहीं आएगा और उसका सद्देबाब करने की जरूरत है और हमारी जो फोर्सेस हैं वो फितना और हिंदुस्तान से लड़ने में मसरूफ हैं। इस पर मजीद भी बात करेंगे। प्रोग्राम में वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बात हो रही है बलूचिस्तान के जो करंट सिचुएशन है उसके हवाले से कि क्या सूरत हाल बनती हुई दिखाई दे रही है। इस वक्त हमें सीनियर सहाफ़ी फ़हीम सिद्दीकी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। फ़हीम सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। फ़हीम साहब, सबसे पहले तो यही बात करेंगे कि हिंदुस्तान जो है वो जंग के मैदान जंग में तो जो है वो भागने पर मजबूर हो गया और मुँह की खा चुका, लेकिन अब जो है वो चोर दरवाज़ों से और दूसरे जो तंजीमें हैं उनको अपना आलाकार बनाकर जो हिंदुस्तान है वो पाकिस्तान में जो है वो बेयकीनी किसी सूरत हाल या अमन अमान को जो है वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। क्या कहेंगे आप इस पर? लेकिन अब बात बहुत वाज़ेह और आपने खुद भी कह दी कि इंडिया जो है वो हमारा दुश्मन है और उसने हमें एक जंग में जो है इस वक्त धकेला हुआ है और ये जंग ही है जो कुछ बलूचिस्तान में हो रहा है और 2016 में इसका सबूत भी मिल चुका है। तो ये सब कुछ जो है वो इंडिया की तरफ से ही, आपको 2016 में याद होगा जब कुलभूषण यादव को गिरफ्तार किया गया था, वो बहुत क्लियर था कि वो रॉ का एक एजेंट था। उसने एतराफ भी किया था कि भारत बलोच अलग पसंदों को ही न सिर्फ मदद फराहम करता है बल्कि अफगानिस्तान में उसने कैंप भी तैयार किए हुए हैं जहां से बलोच दहशतगर्दों को तरबियत, हथियार और फंड मिल रहे हैं। और अब इस दफा के वाकये में आप देख लीजिए कि उनके पास से जो हथियार मिले हैं वो हथियार जो है वो भारत के हैं, इंडियन फोर्सेस के हथियार हैं वो। और अब जाहिर है जब इस नौयत की जंग हो तो फिर जाहिर है जंग को तो फिर जंग की तरह ही लिया जाता है और जिस तरह का पाकिस्तानी फोर्सेस की जानिब से रिएक्शन है वो बिल्कुल उसको जो है, अगर कोई ये कहता है कि जनाब ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है या ये है, तो भाई जंग में तो यही सब कुछ होता है जो हो रहा है। अगर आप जो है हमारे शहरियों को, आम शहरियों को, फोर्सेस को निशाना बनाएंगे तो उसके बाद उन लोगों को जो है वो कोई प्लेट में रखकर कोई मिठाई थोड़ी पेश की जाएगी। बिल्कुल सही, 145 दहशतगर्दों को जो हलाक करने का दावा है, मैं तो कहता हूँ अगर कोई इससे ज्यादा होते तो वो भी मारे जाने चाहिए थे। ये भारत की प्रॉक्सी वॉर है जिसमें जो है वो हमें इन्वॉल्व किया हुआ है उसने। और अगर आप देखें तो इससे अगर बलूचिस्तान की महरूमी की बात की, अगर मैं सिर्फ बात करूं तो भाई मैं किस बात की महरूमी है। 2008 में अगर आपको याद हो तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने आगाज हुकूक बलूचिस्तान के नाम से एक जामे तरक्याती पैकेज का ऐलान किया था जिसके तहत बेरोजगार बलोच नौजवानों को हजारों की तादाद में सरकारी नौकरियां दी गई थी। उसके बाद वफाकी हुकूमत ने जो है वो कई तरक्याती मंसूबों पर वहां पर तवज्जो दी ताकि मुकामी शिकायत जो है वो कम की जा सके। अब सीपैक को ले लीजिए, सीपैक के तहत गवादर पोर्ट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की हो, इनसे रोजगार के मौके वहीं के लोगों के लिए पैदा हो रहे हैं ना।
तो ये जो चंद लोग हैं ये बेसिकली इंडिया के इशारों पर सिर्फ करके वो ये बताना चाहते हैं कि बलूचिस्तान का हर बलोच जो है वो इस महरूमी का शिकार है। नहीं है ऐसा। ये भारत की प्रॉक्सीज हैं, BLA हो गई, TTP हो गई, और इनके खिलाफ फौजी ऑपरेशन जारी रहने चाहिए। बिल्कुल क्लियर हूं मैं इस मामले में कि इनके खिलाफ फौजी ऑपरेशन होने चाहिए, और पाकिस्तान को, भारत को जो इंटरनेशनल उसकी एक यूं कह लीजिए कि जो इस वक्त पोजीशन है उसमें जो है उसे पाकिस्तान को बताना चाहिए इल्जामात के इन सबूतों के साथ कि भाई भारत ये सब कुछ हमारे यहाँ कर रहा है, ये सब कुछ, ये सब सही। अच्छा फ़हीम सिद्दीकी साहब, रियासत ने लगता है अपना फैसला ले लिया है। वज़ीर आला सरफराज बुख्ती ने कहा कि हम 1000 साल तक जो है वो जंग करने के लिए तैयार हैं, वी विल नॉट सरेंडर, और हम अपना 1 इंच भी नहीं देंगे। बिल्कुल, देखें, हुकूमती या जो एक मौक़िफ़ होना चाहिए वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। ये जंग है, इस जंग में हम उतरे हुए हैं, इस जंग में हमें लाकर इस मैदान में खड़ा किया गया है। हम ये जंग नहीं चाहते, लेकिन जो कुछ इंडिया कर रहा है वो मुसलसल इसराइल का एक गठजोड़ है उसके साथ, अफगानिस्तान उसको जो अफगानिस्तान का इस पर वो यूज कर रहा है, बलूचिस्तान और KPK में जो दहशतगर्दी की कोशिशें होती हैं वो एक तरह से जो कुछ कश्मीर में हो रहा है उससे तवज्जो हटाने के लिए सारी ड्रामेबाजियां होती हैं। तो पाकिस्तान डेफिनेटली उसका रिस्पॉन्स यही होना चाहिए जो सरफराज बुख्ती का रिस्पॉन्स हो पूरे। और सरफराज बुख्ती क्या, ये तो इस वक्त पाकिस्तान का सरकारी मौक़िफ़ है जी कि भाई ये सब अगर होता रहेगा तो हम लड़ाई के लिए तैयार हैं। और ये भी बहुत क्लियर है कि ये इलाकाई अमन को खतरा इससे पहुंच रहा है, और एक ऐसा खतरा पहुंच रहा है ये जिससे नाकाबिले तलाफी नुकसान भी पहुंच सकता है। इसको समझना होगा, इसका जिम्मेदार भारत होगा और उसके हामी इसराइल और अफगानिस्तान होंगे। तो कब तक चलता रहेगा ये भाई? अगर खित्ते में अमन चाहिए तो इंडिया को अपनी ये हरकतें रोकनी होंगी। बलूचिस्तान में जिस नौयत की चीजें इस वक्त वो कर रहा है इसके सबूत जब मौजूद हैं, मैं एक दफा फिर कुलभूषण यादव का नाम लूंगा, उसके बाद भी बहुत सारी चीजें जो है वो सामने आ चुकी हैं। तो अब किस बात का इंटरनेशनल जो हमारी कम्युनिटी है वो इसके ऊपर नोटिस नहीं लेती? वो क्यों भारत को जिम्मेदार नहीं ठहराते? हम तो सारे सबूतों के साथ केस सामने रख रहे हैं कि भाई ये है, इससे इंकार नहीं किया जा सकता। अच्छा, इसमें हम दुनिया का दोहरा मयार भी तो दुनिया का देखते हैं कि एक तरफ तो जैसे अगर अभी हम इस बलूचिस्तान की मौजूदा सूरत हाल की अगर बात कर लें तो अमेरिका, बरतानिया, जो कतर है और UAE है, सऊदी अरब है, सबकी तरफ से मजम्मती पैगामात तो आए हैं, लेकिन भारत को कोई कुछ नहीं कहता कि इन सारी दहशतगर्दी के पीछे भारत इन्वॉल्व है और भारत अपना किरदार अदा कर रहा है। तो ये बात यहाँ तक पहुँच रही है। देखिए, बहुत वाज़ेह है इसके ऊपर, जो अमेरिका है या यूरोपीय यूनियन है वो हमारे खुल के दोस्त तो हैं ही नहीं। उन्होंने हमेशा की तरह इस दफा भी जब हमने ये दावा किया कि इसके पीछे भारत है तो उन्होंने कहा लाएं भाई ठोस शवाहिद ले आए। इससे ज्यादा ठोस शवाहिद क्या होंगे कि उनके पास जो हथियार हैं वो सारे हथियार जो है वो वहाँ इंडिया के हैं। लेकिन आप दूसरी जानिब देखिए तो चीन और पाकिस्तान के जो दीगर दोस्त ममालिक हैं उन्होंने इसके ऊपर हिमायत की है। और आलमी तज्जियाकारों का भी ये कहना है कि पाकिस्तान की पॉलिसी इस वक्त डिफेंसिव ऑफेंस है। तो ये पाकिस्तान जाहिर है, फिर हम दुनिया को बता रहे हैं कि भाई ये सब कुछ हो रहा है, इसको रोकना चाहिए। अगर ये आप नहीं रोकेंगे तो फिर चीजें जो है वो वक्त के साथ साथ खराब होंगी। अब मैं अगर कहीं मैं चीन जाहिर है हमारा मुल्क दोस्त मुल्क है, तो अगर मैं उसका हवाला दूंगा तो ये होगा कि जी चीन तो आपका दोस्त है। लेकिन चीनी मीडिया जो है उसके ग्लोबल टाइम्स जो है उसने भी तहकीकात में भारत की हिमायत के ठोस शवाहिद का जिक्र किया है। इस सारे मामले में कहाँ ले जाएंगे आप वो बातें? तो दुनिया को थोड़ा सा सोचना होगा कि भारत से आपके इकोनॉमी की बुनियाद के ऊपर जो ताल्लुकात हैं वो एक तरफ, लेकिन भारत जो कुछ कर रहा है उससे इलाकाई अमन को भी खतरा है। और फिर जाहिर है जब बात जो है वो आगे बढ़ेगी तो जाहिर है इससे मजीद खतरात जो है वो दीगर खित्तों तक भी जा सकते हैं। अगर इसमें इसराइल वहां बैठ कर ये समझता है कि वो पाकिस्तान में जो कुछ भारत कर रहा है उसमें भारत की हिमायत करता रहेगा तो कल जाहिर है जो है वो तो इसराइल को भी कहीं ना कहीं तो जवाब देना पड़ेगा ना। तो मैं ये चाहता हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि यार इन लोगों को क्यों नहीं अकल आती कि पूरी दुनिया को वो इस वक्त जो है वो एक जंग के खतरे में धकेल रहे हैं। भारत को के खिलाफ ना तो नोटिस लिया जाता है, उल्टा हमसे ही कहा जा रहा है लाइए जनाब ठोस शवाहिद लेकर आए। कौन से ठोस शवाहिद लेकर आए? आपको नजर नहीं आ रहा कि कितने अरसे से क्या कुछ हो रहा है? आपको कुलभूषण यादव याद नहीं है कि उसने क्या कुछ किया है?
बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा फ़हीम साहब, बस आखिर में ये भी जानना चाहूँगी कि सिर्फ अगर हम बलूचिस्तान की बात ना करें, हम ओवरऑल एक बात करें, तो हम ये देख रहे हैं कि इसमें कम उम्र बच्चे और ख़वातीन को भी जो है वो फ़िदाई हमलों में, ख़ुदकुश हमलों में जो है वो शामिल किया जा रहा है, और उनकी ट्रेनिंग बाकायदा, उनकी जो कहना चाहिए कि ब्रेन वॉशिंग की जा रही है, जहन साजी की जा रही है। इसकी रोकथाम किस तरह हो सकेगी? कोई आगाही मुहिम होनी चाहिए? क्या है आपके जहन में कि किस तरह से अवेयरनेस लोगों को पहुँचाई जाए कि किसी जहन साजी का इस तरह से हिस्सा ना बने? देखिए, ये जितने भी लोग हैं ना, 2-4 लोग होते हैं, आप ख़वातीन को ले आते हैं, कम उम्र बच्चों को ले आते हैं, और उसका मकसद ही सिर्फ यही होता है कि तवज्जो जो है ना वो उस जानिब चली जाए कि देखें यार, ख़वातीन भी जो है वो हैं, बच्चे भी हैं इसमें। ये चंद गिनती के लोग हैं। ओवरऑल अगर आप बलूचिस्तान में देखें तो एहसास महरूमी का लेवल ये नहीं है जो दिखाया जाता है। मैंने आपको 2 हवाले भी दे दिए आपको कि क्या कुछ जो है वो वफाकी गवर्नमेंट की जानिब से भी और माजी में जो है पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट की जानिब से भी जो इंतजाम किए गए, जो पैकेजेस दिए गए। तो अगर अभी भी आप सिर्फ पंजाब की यूनिवर्सिटीज का डेटा उठाकर देख लें तो वहां पर पढ़ने वाले जो बलोच बच्चे और बच्चियां हैं, आप देख लीजिए कितनी बड़ी तादाद में वो पंजाब की यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ जानबूझ के किया जाता है कि यार चंद लोग, चंद बच्चे ऐसे जरूर होने चाहिए, चंद ख्वातीन होनी चाहिए, ताकि दुनिया को ये मैसेज दिया जा सके कि देखें, बलूचिस्तान की हुकूक की जंग तो ख्वातीन भी लड़ रही हैं, कम उम्र बच्चे भी लड़ रहे हैं। इससे प्रोपेगेंडा वॉर है। ये प्रोपेगेंडे के लिए एक हथियार के तौर पे इन्हें इस्तेमाल किया जाता है। हकीकत ये नहीं है। ठीक है। फ़हीम सिद्दीकी साहब, सीनियर सहाफ़ी, हमारे साथ मौजूद थे प्रोग्राम में, आपने टाइम दिया, आपका बहुत शुक्रिया। और एक बार फिर ये बात कंक्लूड करते हुए चलेंगे कि ये जो ऑपरेशंस हैं जो बलूचिस्तान में जारी हैं, 3 दिन से हो रहे हैं, हफ्ता इतवार और आज पीर है। अब तक 3 दिन के दौरान जो है वो 177 के करीब जो है वो फितनाउल हिंदुस्तान के जो दहशतगर्द हैं वो हलाक कर दिए गए हैं। जबकि अगर सिविलियंस की बात करें तो सिविलियंस भी जो है वो 33 के करीब जो है वो शहादत पा चुके हैं। इसके अलावा सिक्योरिटी जो फोर्सेस हैं हमारी, उनमें 17 अफराद जो है, 17 जवान जो हैं वो शहादत का रुतबा पा चुके हैं। और ऑपरेशंस जो हैं वो इंटेलिजेंस बेस्ड बुनियादों पर किए जा रहे हैं और ताक़ुब भी किया जा रहा है। और जो फितनाउल हिंदुस्तान के दहशतगर्द हैं उनके फैसिलिटेटर्स को भी निशाना बनाया जा रहा है। प्रोग्राम से इतना ही। रबाब असद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।